हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, उनको बता दिया हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 का जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसके पहले दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वार की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर देख ले शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आपसे को देखने को मिलती है इसी टाइम पर। इस टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे क्या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। या तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जाकर सर्च करेंगे परीक्षा की शिक्षा बिना इस पेज का, तो आपको हमारा जो चैनल है मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिलता है। जाके आप दोनों जगह हमें फटाक से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको दे देते हैं, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा जो भी होगा। तो आप लोग फटाफट जाके हमको यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही से उत्तर क्या हो जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा, ध्यान से देखिए बताएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है, बताइए। पहले पे से तक पंचशील का जो नारा है साथियों किससे संबंधित है। तो पंचशील का जो नारा है साथियों जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे इस सी वाला विकल्प आपका है आंसर। पंचशील का नारा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। यह समझौता वर्ष 1954 में भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। इसके अंतर्गत शांति के साथ रहने और मित्रता पूर्व संबंधों की बात कही गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा होगा 52 नंबर, क्या देगा। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र आपका सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में, मेघालय में, झारखंड में, मिजोरम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। उड़ीसा और महाराष्ट्र आपका क्रमशः जो है चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश आपका पहले नंबर पर आता है, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन हम आपका देखें 53 नंबर, क्या देगा है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए काजू का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य आपका जो दिया गया साथियों महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बाद भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य आपके महाराष्ट्र है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका उड़ीसा, उसके बाद चौथे नंबर पर आपका केरल आता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 55 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। मैंने अभी आपको इसके बारे में सुबह ही बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1526 की ईस्वी में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था बाबर से, ठीक है। वहीं से जो है मुगल वंश की नींव पड़ी थी इंडिया में, भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 56 नंबर, क्या जाएगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो प्रारंभ में अकबर का जो संरक्षक था तो बैरम खान था। बैरम खान जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। और बाबर ने सिर्फ 4 ही युद्ध लड़ा था जिसमें वो जीता था, ठीक है, हारा नहीं था। 57 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जब का प्रारंभ हुआ था साथियों 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को जो है प्रारंभ हुआ था। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 58 नंबर, क्या देगा। महात्मा गांधी किस वर्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1924 में बेलग्राम के अधिवेशन में, ठीक है। क्लियर सभी को। महात्मा गांधी केवल एक बार वर्ष 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर, क्या देगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हुमायूं नामा के लेखक की बात की जाएगी साथियों तो आपका आंसर जो दिया गया है कौन सा वाला, तो कुलबदन बेगम हो जाएंगी। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। क्लियर है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है
आपका राइट आंसर, ठीक है। हुमायूंनामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम हो जाएगी, जो कि उसकी बहन थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपका कौन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्तियां हैं आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका क्या देगा 61 नंबर, क्या देगा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक। महान्यायवादी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? किस संविधान संशोधन में जो कि पंचायती राज संस्थाओं को जो आपका संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो आपका पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा आपके संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 19 विषय सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्रदान होता है? तो राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार आपका राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा के अर्थात दंडादेश का निलंबन, मृत्युदंड, स्थगन, राहत या माफ कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखोगा 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो देखिए विजयनगर राज्य जो है आपका स्थित था साथियों तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विजयनगर का वर्तमान नाम आपका हम्पी है। यह जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय ने की थी, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 नंबर, क्या था? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन? बताइए बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक की बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा वाला? फ्रोबेल, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका सही उत्तर है, ठीक है। बाल विहार की स्थापना आपकी 1870 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रोबेल ने की थी, ठीक है। क्लियर। किडन गार्डन प्रणाली, ठीक है। बाल विहार यानी कि किडन गार्डन, ठीक है। किंडर गार्डन प्रणाली, ठीक है। किंडर गार्डन प्रणाली यानी कि बाल विहार की स्थापना आपके 1870 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रोबेल ने की थी, ठीक है। यह छोटे बच्चों को शिक्षित करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उनकी क्षमता को अधिकाधिक विकसित किया जाता है, ठीक है। किंडर गार्डन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर, सिविल सेवा किसके शासन में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए सिविल सेवा जो आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, जो आपका सिविल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर से को लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। इस नागरिक सेवा की शुरुआत इन्होंने जो आपकी 1797 ईस्वी में, ठीक है, 1797 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, क्या देगा? ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र? बताइए ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रिक्स में आपका देखिए कौन कौन से, तो देखिए ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका आते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में ब्राजील आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया फिर टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स जो उभरती अर्थव्यवस्था का एक ऐसा समूह है जिसमें 5 देश शामिल है। कौन कौन से? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चीन है तथा साउथ अफ्रीका है, ठीक है। इन्हीं देशों के नाम के प्रथमाक्षर को जो है ब्रिक्स के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। बी से ब्राजील, आर से कौन? तो रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एच से साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए संसद की सदन के दोनों सदनों में जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद ठीक 12 से 1 बजे के मध्य संसद के सदस्यों द्वारा अहित महत्व अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है या कालावधि ही आपकी शून्यकाल कहलाती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा हो रही हो, चर्चा के लिए उठाया जाए, वो आपका क्या हो जाएगा? शून्यकाल होता है। इसका समय क्या होता है? 12 से 1 बजे के बीच का होता है, प्रश्नकाल के बाद का समय, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 69 नंबर, क्या देगा? भाखड़ा बांध नदी किस नदी पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर बताइए।
भाखड़ा बांध नदी जो है किस नदी पर, भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए भाखड़ा बांध की बात की जाए सतलज नदी पर बना हुआ है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, यह पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है जो विश्व भर के सर्वाधिक ऊंचाई वाले बांधों में से एक है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताएंगे सही उत्तर करो। 70 नंबर, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए सर्वाधिक वार्षिक वर्षा की बात की जाएगी आपकी अमेजोन बेसिन में होती है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अमेजोन बेसिन तथा कांगो बेसिन विषुवतीय प्रदेश में अवस्थित है। इस प्राकृतिक प्रदेश में सालों साल वर्षा होती रहती है। ठीक है, यहाँ औसतन जो है आपका 200 सेमी मतलब सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, जबकि गंगा बेसिन में आपकी औसतन वर्षा आपकी 110 सेंटीमीटर तथा कनाडियन शील्ड में आपकी सर्पेनाइन मैदानों में आपकी बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71वां, अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? देखिए अवमूल्यन का अर्थ आपका होता है साथियों, देश की मुद्रा के बाह्य मुद्रा में कमी, देश की मुद्रा के बाह्य मुद्रा में कमी होना। ठीक है, यानी कि घरेलू मुद्रा के स्थान क्या देगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मूल्यांकन का यही अर्थ होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना। क्लियर, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे कि $1 आपका यहाँ अभी इंडिया में जो आपका देखिए कितना हो गया है, 60 या 80 या तो 82 के बराबर हो चुका है। ठीक है, इसके इसको जो आपका देखिए अवमूल्यन कहा जाता है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना। वहां का ₹1 यहाँ के कितने 80 या 82 रुपए के इंडिया के बराबर है। ठीक है, $1 की जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 72वां, मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो देखिए साइलेंट वैली की अगर बात की जाएगी तो आपका जो स्थित है यह केरल के पलक्कड़ पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। मुख्य घाटी यानी साइलेंट वैली जो है कहाँ पर? तो केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 73, क्या देगा, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ग्रेट निकोबार द्वीप, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर आपका दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 74वां, कहते हैं भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर जो है किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए भारत का जो रूर है किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर आपका कहा जाता है साथियों दामोदर नदी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। दामोदर नदी बेसिन को जो है प्रदूषण के कारण भारत का रूट तथा इस नदी को जो है बाढ़ों के कारण बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, यह नदी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल में हुगली नदी से जो है मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महावीर, सॉरी ऋषभ देव थे ना। प्रथम जैन तीर्थकर की बात करें तो आपका ऋषभ देव हो जाएंगे। 24वें आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, क्लियर से हो गया इसके बारे में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, और देखिए महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में आपका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्होंने आपका चातुर्याम सिद्धांत में पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जो है जोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कौन सा? तो भारत में आपका उष्णकटिबंधीय कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। ठीक है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। इन्हें जो आपका मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ वार्षिक वर्षा आपका 70 से 200 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, वहां ये वन आपके अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 में क्या देगा, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है कितना? बताइए, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? देखिए समुद्री जल का औसतन जो खारापन होता है साथियों कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 3.5%। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। समुद्री जल का औसतन खारापन का 3.5% होता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन 78 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कौन सा वाला, तो जो दिया गया है आपका यहाँ पे ब्याज का भुगतान जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जाने वाला व्यय योजना व्यय कहलाता है। सामान्यतः सरकारें अपनी कल्याणकारी योजनाओं को ध्यानपूर्वक रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सफाई, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर व्यय करती है। यह योजनागत व्यय कहलाती है। दूसरी ओर ब्याज की अदायगी यानी कि सब्सिडी आदि जो है गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। गैर योजना जो है पूंजीगत व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज का भुगतान होता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन आपको देखें, 79 में क्या देगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, बताइए। विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग जो है किसकी सिफारिशों पर किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन है किसकी सिफारिशों पर किया गया, तो आपका राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी केंद्र सरकार का उच्च शिक्षा संबंधी निकाय है। यह जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। इसकी सिफारिश पर वर्ष 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 80 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कौन सा खनिज पठार जो है भारत में हॉट लैंड ऑफ इंडिया के रूप में जो है जाना जाता है, तो देखिए हॉट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाला आपका भारत का खनिज पठार आपका छोटा नागपुर का पठार है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कोयला, तांबा, अपरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर और लौह अयस्क का विशाल भंडारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं, बताइए। तो केंद्र में संघ कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, ए बी और डी होते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82 में क्या देगा, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन में है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन में आता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यह भाग 2 के नागरिकता वाले खंड में वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अभी तो आपका देखिए इंडिया में सीएए लागू हो गया, इसके बारे में आप लोग चाहिए तो जाके वीडियो पे मतलब यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं सीएए के बारे में। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनी हुई, बताइए। काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो है किस नदी से बनी हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो आपकी किससे, तो गिलिगित, ठीक है, गिलिगित नामक भारतीय नदी से बनी हुई है। ठीक है, क्लियर सभी को। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है पाकिस्तान, भारत और चीन में क्रमशः गिलगित, बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक जो है फैला हुआ है। यह भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में विस्तृत है तथा महान हिमालय का जो है भाग है। ठीक है, गिलगित। अगला क्वेश्चन देखा होगा, भारत का कॉम्टे किसा कहलाता है, बताइए। भारत का कॉम्टे किसा कहलाता है, देखिए भारत का कॉम्टे, तो भारत का कॉम्टे जो आपका कहा जाता है साथियों किसको, तो जीएस घुरिये को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत का कॉम्टे आपका जीएस घुरिये को तो जो आपका ये ऑप्शन दिएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन आपको देखें 95 नंबर क्या, 85 नंबर क्या देगा, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रक प्राधिकारी कौन होता है, बताइए। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रक प्राधिकारी कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी आपका गृह मंत्री होता है। ठीक है, गृह मंत्री होता है, गृह मंत्रालय होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होता है। अर्थात यह सेवा जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, क्लियर शुरू इसके बारे में। चलिए, सामान्यतः सभी अखिल भारतीय सेवाएं जो है गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपको देखें 86 नंबर, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो देखिए जब संविधान को अपनाया गया था तब इसमें जो आपके कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 395, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा 87 नंबर है,
ध्यान से देख के बताएंगे स्वतंत्रता गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने, और अभी कितने हैं मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपके लिए आज का यही होमवर्क रहेगा कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी करंट में जो है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। ठीक है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौट कह रहे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी एफ एंड्रयूज ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में एक ब्रिटिश सी एफ एंड्रयूज ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे, इसी की याद में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वे आपका 1893 ईस्वी में जो है अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1893 में अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में जो आपका भारत आए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा 88 नंबर, क्या देगा? खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस या किन में होती है? बताइए, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किन या किस में होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अटलांटिक महासागर में होती है या अंध महासागर में होती है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में प्रवाहित होती है। यह एक आपकी गर्म जल धारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर, क्या देगा? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? बताइए, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण जो है बढ़ जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन जो है कीमतों में कमी के कारण जो है आपका बढ़ जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप देखेंगे, उत्तर देंगे 90 नंबर। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या? बताइए, देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या? देखिए, देकार्त के अनुसार ईश्वर का अगर प्रत्यय देखने जाए साथियों तो आपका क्या होगा? स्वयं से उत्पन्न, मनुष्य की खोज, प्रत्यक्ष उत्पन्न या स्वयं ईश्वर से उत्पन्न। तो देखिए, देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय होता है स्वयं ईश्वर से उत्पन्न, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखें 91, क्या है? लोकसभा की कितनी सीटें आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 84 सीटें, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। लोकसभा की 84 सीटें आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 47, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 47। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाद में क्या देगा? ब्लैक फुट इंडियन है क्या? बताए, ब्लैक फुट इंडियन आपका क्या है? तो देखिए, ब्लैक फुट इंडियन जो आपका उत्तरी अमेरिका की एक देशी जनजाति है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की एक देशी जनजाति है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका एड्रेस है, उत्तरी अमेरिका की एक देशी जनजाति अभी क्या है? ब्लैक फुट इंडियन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 93 क्या देगा? पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो प्राय किस में पाया जाती है? पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती है जो किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। पवन क्रिया को छत्रक सेल बनाती है जो प्राय रेगिस्तानों के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे 84 नंबर, क्या 94 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो देखिए, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को जो है भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर जो है ब्रिटिश काउंसिल के हाथों में चली गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन सरकार ने जो है भारत में सत्ता संचालन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक सदस्य को जो भारत का राज्य सचिव जो है नियुक्त किया था। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 95 में क्या देगा? 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किसके लिए? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। 1720 ईस्वी में पारित कैलिको अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड के छापेदार सूती
कपड़ों छींट के उपयोग पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके बाद जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 96 क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद क्यों स्थानांतरित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद जो है केंद्रित किया था। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा, ये वाला विकल्प आपका है, अपने राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद जो है केंद्र में स्थित था इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर, बताइएगा इनमें से कौन सा वर्ड जो है अस्पर्श व्यंजन से संबंधित नहीं है? तो अस्पर्श व्यंजन से आपका जो वर्ड दिया गया है कौन सा संबंधित नहीं है यहाँ पे? तो जो दिया गया है सी, सी यानी कि ज्ञ, ज्ञ जो आपका संयुक्त व्यंजन मतलब अस्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, मतलब जो गलत तरीके से बोला गया है हमको वो वाला यहाँ पे सही चुनना है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे देखिए डिसीव, डिसीव नहीं होता है, ऐसा लिखा था। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपकी ऐसी हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 99, अवधान के केंद्रीकरण का सबसे प्रमुख आधार क्या? बताइए, अवधान के केंद्रीकरण का सबसे प्रमुख आधार क्या था? देखिए, अवधान के केंद्रीकरण का सबसे प्रमुख आधार जो आपका होता है साथियों, रुचि होती है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर का, अ प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड, अ प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड, मतलब कुत्तों के रहने के लिए जो आपकी जगह होती है वो क्या है? उसको केनल कहते हैं, केनल। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हाइव किसको कहते हैं? तो मधुमक्खियों के रहने की वाली जो जगह उसको हाइव कहते हैं। ठीक है, आपका जो दिए एवरी, एवरी जो आपका देखिए पक्षियों के रहने के स्थान को एवरी कहता है, और स्टेबल जो आपका किसको कहता है? घोड़े के रहने के स्थान को आपका स्टेबल कहता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्यूटर, आई होप को जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे, हिंदी वाली क्लास में सब लोग आ जाइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।